हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल टीचिंग। तो देखिए, आज हम नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीटी। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले आप देख लीजिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक बार और मेरे साथ साथ बोलिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब अगर आपने मेरे साथ 2 बार में बोली है तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में अगर आईसीटी की फुल फॉर्म आती है तो आप ज़रूर कर पाएंगे उसको। तो देखिए, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम में भी आईसीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, बात करते हैं। इसमें 5 यूनिट हैं। देखिए, ये बुक है आईसीटी की। इसमें कितनी वीडियो हैं? 5 यूनिट है। तो ये 5 यूनिट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि 5 वीडियो में पूरा आईसीटी कवर कर पाए हम। तो एक वीडियो में हम एक यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट यूनिट में देखिए क्या है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। देखिए, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि जैसे अगर हम किसी ज्ञान को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मतलब हमें क्लियर नहीं पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, बस हमें क्या हो रहा है, तो वो क्या होगा, अगर हम उसे दूसरों को बता रहे हैं, हमें मतलब पता नहीं है, सही नहीं पता है हमें किसी भी बात के बारे में, बट हम क्या कर रहे हैं, दूसरों से शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या बन गई, एक सूचना बन गई। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। आज हम एक ऐसे ज्ञान आधारित समाज तथा ज्ञानवान दुनिया में रह रहे हैं, जहां ज्ञान व्यक्ति विशेष के लिए एक बड़ी ऊर्जा, पूंजी तथा ताकत और राष्ट्र के लिए अगर अपार संपदा है। और यह भी सही है कि ज्ञान की तादाद और प्रसार में काफ़ी विस्फोट हो रहा है। सुरक्षा की तरह तेज़ी से बढ़ते हुए इस ज्ञान भंडार को आत्मसात करने के लिए आज हमें विकसित तकनीकी ज्ञान प्राप्ति के ढंग को सीखने की भी ज़रूरत है। यह बात केवल सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता से ही संभव है। प्रस्तुत अध्याय में हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप नोट्स बनाने चाहते हैं तो नोट्स भी बना लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और बीएड की और भी क्लासेस चल रही हैं, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फाइल वगैरह कैसे बननी है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अभी देखिए, सूचना, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना शब्द का प्रयोग कई अर्थों में लिया जाता है, जैसे साधारण। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, साधारण जानकारी के लिए यथा मुझे इस बारे में सूचना दीजिए। सेकंड, संदेश ग्रहण करने या पहुंचाने के लिए यथा आप यह सूचना पहुंचा दें। मतलब अगर कोई आपसे बोल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुंचानी है, तो वो क्या है, सूचना ही तो है। और थर्ड हम देख लेते हैं, आंकड़ों का संग्रह करना और उनका आदान प्रदान करना। तो सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है वो यही हो जाएगी कि हमने डाटा को एकत्रित कर लिया और क्या किया, हमने आपस में उसे शेयर किया। ठीक है। और एग्ज़ाम्पल के लिए यदि हम जानना चाहते हैं कि 10वीं कक्षा का परीक्षाफल छत्तीसगढ़ के विभिन्न विद्यालयों में किस प्रकार का है, तो यह सूचना प्राप्त करने के लिए हमें विद्यालय के परीक्षा परिणामों में संबंधित आंकड़े एकत्रित करने होंगे और उनका सार्थक विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। सूचना से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, एक मिनट, देखिए, सूचना का अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए काम से लिया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई है इसकी। आंकड़ों का सार रूप ही। तो देखिए, हमने क्या किया, डाटा एकत्रित कर लिया और उसका सार रूप मतलब हमने उसे पूरे ढंग से बताया, तो वो क्या हो गया, एक सूचना हो गई। किसी भी सूचना प्रणाली में इनपुट को डाटा कहा जाता है, जब आउटपुट को सूचना कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा
कि अगर हमने डेटा मतलब हम इनपुट दे रहे हैं, हमें जो आउटपुट मिल रहा है तो वो क्या हो गई, एक इन्फॉर्मेशन हो गई। आंकड़ों को परिकलन के बाद सूचना में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राथमिक या कच्चे आंकड़े, ठीक है, हमें कोई डेटा मिला, फिर हमने क्या किया, आंकड़ों का क्या हुआ, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई और वो क्या हुआ, यहाँ पे सूचना बन गई। मतलब कि ये क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया हमारा इनपुट और फिर यहाँ पे क्या हुआ प्रोसेसिंग और ये क्या हुआ, सूचना बन गई। तो मतलब कि जिस तरह से पहले हम इनपुट, जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि हमने क्या किया, एक इनपुट देते हैं, फिर क्या होता है प्रोसेसिंग होती है और बाद में क्या होता है, हमें आउटपुट मिल जाता है, तो वो क्या है, सूचना मिल जाती है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होती हैं, फर्स्ट होता है उपलब्धता, सभी संभव स्रोतों में सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, उपलब्ध आंकड़ों का इस प्रकार से संग्रह किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग कर सकें। सेकंड पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, यथार्थता और विश्वसनीयता, एकत्रित और संग्रहित आंकड़े पूरी तरह से वैलिड और रिलेबल होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, कंप्लीट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एकत्रित की गई सूचना सभी दृष्टियों से पूर्ण होनी चाहिए, अपूर्ण सूचना से नुकसान हो सकता है। फोर्थ होता है क्लियरिटी, प्राप्त सूचना अपने शुद्ध और मूल रूप से प्रयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है समयबद्धता, मतलब टाइमली, जब भी सूचना की आवश्यकता पड़े उसे जल्दी से जल्दी समय पर उपलब्ध होना चाहिए, देरी से प्राप्त सूचना से कोई लाभ नहीं होता। प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन, सूचना को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए, इससे सूचना के मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, हम अगर हम किसी को कोई सूचना दे रहे हैं तो वो हम जितने मतलब अच्छी हमारी प्रेजेंटेशन होगी तो उनको लोगों को क्या होगा, वहाँ उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। क्योंकि अगर आदमी बोर हो रहा है तो अगर मतलब कोई भी बोर हो रहा है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन को कोई देखेगा ही नहीं, तो उससे मतलब क्या होगा, आपका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं अगर आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा कोई भी। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो तो लोगों को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए या फिर उनके काम का होना चाहिए। देखिए आप याद कैसे कर सकते हैं इसको, तो ए बी और CTP, तो आप मेरे साथ में बोलिए ABCD और P। तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक हो गई ICT मतलब इंफॉर्मेशन की, ठीक है, इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक ABCTP। तो आपको ये याद हो जाएगी करेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप फाइल बना रहे हैं BEd की या DLED वगैरह की, ICT के ऊपर आपको फ़ाइल बनानी है तो आप इसमें से बना सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा पूरी बुक में से लिखना है, ठीक है। तो देखिए सूचना तकनीकी क्या होती है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कहा जा सकता है कि सूचना तकनीकी एक ऐसा विज्ञान और तकनीकी ज्ञान है जिसकी सहायता से सूचनाओं का संग्रह किया जाता है, सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है, सूचनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, सूचनाओं में सुधार किया जाता है, सूचनाओं का परिकलन किया जाता है। ये सब कार्य कंप्यूटर की सहायता से प्रभावी ढंगों से और कुशलतापूर्वक किए जाते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आप कोई डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो क्या होगा, मतलब अगर आप कोई डाटा कलेक्टिव कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर में करेंगे या फ़ोन में करेंगे, जहाँ पर भी, तो वो क्या होगा, अगर आपको कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप एकदम से देख सकते हैं उसे, तो इससे क्या होगा, आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अब ये देखिए यूनेस्को द्वारा तकनीकी की परिभाषा, सूचना तकनीकी की परिभाषा इन शब्दों में की है, सूचनाओं के प्रयोग और परिकलन में प्रयुक्त वैज्ञानिक तकनीकी, अभियांत्रिक अनुशासन और प्रबंधन तकनीकी का उपयोग संगणक अथवा
अन्य यंत्रों के साथ तथा अन्य संबंध, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सामग्रियों के साथ अंतःक्रिया। ठीक है, तो अगर आप फाइल पे बना रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, आप ये चीज़ें सारे लिख लीजिएगा उसमें। मेन एम्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ऐसा सूचना तंत्र विकसित करना जिसमें सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, सूचनाओं का संग्रह किया जाता है, आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को उपलब्ध कराया जाता है, सूचना ग्रहण करने वाले को सूचनाएं समझने और जानने में सहायता प्रदान करना, और संग्रहित सूचनाओं का विश्लेषण, संश्लेषण और आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करना, सूचना प्रयोग करने वाले को इस बात में सहायता प्रदान करना कि वे अपने व्यवहार में उचित परिवर्तन कर सकें, समस्या समाधान और निष्कर्ष तक पहुंचने की योग्यता में वृद्धि कर सकें। देखिए, डिफरेंट मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है प्रिंट मीडिया, पाठ्य पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों, पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक पाठशालाओं से प्राप्त सामग्री। ठीक है, और सेकंड है प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले साधन। तो इनमें निम्न साधन आते हैं: कंप्यूटर, फैक्ट्रीज, बाग बगीचे, खेत आदि, सरिताएं, पर्वत आदि, भौगोलिक स्थान, ऐतिहासिक स्थान, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक अनुभव। ठीक है, और अनुभव प्राप्त करने वाली घटनाएं। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पे दृश्य श्रव्य उपकरण। ठीक है, ऑडियो विजुअल डिवाइस, आकाशवाणी, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं: आकाशवाणी, दूरदर्शन, चलचित्र, चित्र, चार्ट, धनचित्र आदि। एंड वेरेबल इंफॉर्मेशन, अध्यापकों, विद्यालय सहकर्मियों, सहपाठियों, अभिभावकों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों द्वारा प्राप्त औपचारिक तथा अनौपचारिक सूचनाएं। तो उम्मीद है आपको आईसीटी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको मैटर भी मिल गया है काफ़ी कि क्या लिख के आना है आपको। तो आपके, मुझे नहीं लगता अगर आपने ये पढ़ा है तो आपके 7 मार्क्स हैं वो कहीं जाने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन होता है प्रेषित करना। मैं सबसे पहले यही बता देती हूँ आपको कि कम्युनिकेशन होता कैसे है। जैसे हम कुछ चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है, किसी वस्तु या विचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना कम्युनिकेशन कहलाता है, और हिंदी में इसको कहते हैं संप्रेषण। अभी देख लेते हैं कैसे बना है, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में। तो संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से निकला है। कम्युनिस्ट का मतलब कॉमन, सामान्य या सहभागी, शेयर या प्रवेश, इंपोर्ट या ट्रांसमिट है। कॉन्सेप्ट क्या है? संप्रेषण शब्द प्रेषण और प्रेषित करना जैसी क्रियाओं को अपने में संजाए हुए है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु या विचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अपने द्वारा भेजे जाने वाले पत्र इत्यादि के लिए हम प्रेषित करना जैसी क्रिया का प्रयोग करते ही रहते हैं। सामान्य रूप से ज्ञान, तथ्य, सूचना, समझ एवं कार्य कौशल है, जिसे कोई व्यक्ति अनुभव एवं शैक्षणिक प्रक्रिया से प्राप्त करता है। मनुष्य द्वारा इसी ज्ञान को ग्रहण करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे प्रसारित कर आज उन्नत रूप से सामने है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य जीवन सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक, आगे देखिए, मनुष्य द्वारा इसी ज्ञान को ग्रहण करके पीढ़ी दर आगे प्रसारित कर आज उन्नत रूप से सामने है। मतलब आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई ज्ञान कहीं से प्राप्त हो रहा है और आप फिर उसी चीज़ को कोई सीखना चाहता है या आप खुद सिखा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर आप किसी वस्तु को किसी और को दे रहे हो, आपके पास वो आई थी कि कहीं से, आप किसी और को दे रहे हो, तो वो भी कम्युनिकेशन हो गया। अगर आप डेटा, मतलब कुछ भी आप किसी से शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एग्ज़ाम में क्या क्या लिख के आना है इसके बारे में।
जिसके फलस्वरूप मनुष्य जीवन सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में बदल गया है। यही ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना कम्युनिकेशन है। और ये सब आप देख लीजिए कि आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं तो कहा गया है ये कि आदान प्रदान करने का अगर प्रयास करते हैं तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन का अर्थ है परस्पर तथा विचारों को आदान प्रदान करना। शिक्षा और शिक्षण बिना सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के संभव नहीं है। और आगे जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो एडगर डेल थे ये, तो इन्होंने बोला था कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग इन ए मूड ऑफ म्यूटिलिटी। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस, एक मिनट देखिए, अदर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये दो डेफिनेशंस और हैं, तो ये आप देख लीजिए। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। सेकंड है इसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। थर्ड है ये द्विभाषी प्रक्रिया है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। मतलब आप अगर संदेश दे रहे हैं, किसी को कोई सूचना दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और दूसरे के पास वो जा रही है, तो मतलब दो लोगों की ज़रूरत है, एक तो वो जो शेयर कर रहा है और एक दूसरा वो जो मतलब उसे ग्रहण कर रहा है। और भी हैं ये, आप देख लीजिए इसे। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। सूचना के चार मुख्य कार्य होते हैं। सूचना प्रदान करना, आदेश या संदेश प्रेषित करना मतलब कि उसे आगे भेजना, परस्पर विश्वास जागृत करना कि हाँ ये सूचना सही है तभी तो वो आगे जाएगी, तो और समन्वय स्थापित करना। ठीक है, कोरिलेशन। देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन विचारों तथा भावों के आदान प्रदान की शुरुआत जिसे स्रोत या व्यक्ति द्वारा की जाती है। संप्रेषण प्रक्रिया का उसे ही प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। जब तक अपने विचारों या भावों को कोई व्यक्ति किसी के साथ विनिमय या प्रेषित करने को तैयार नहीं होता, तब तक संप्रेषण प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो सकती। तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड देख लेते हैं, कंटेंट्स मतलब संप्रेषण सामग्री। तो इसमें हो जाएगा कि जिस तरह मतलब किसी ज़रिए ही हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं चीज़ों को, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि संप्रेषणकर्ता या स्रोत के द्वारा जो कुछ भी अपने विचारों, भावों तथा अनुभव आदि के रूप में किसी और को प्रेषित किया जाता है उसे ही संप्रेषण सामग्री कहा जाता है। थर्ड हो जाएगा मीडिया, की मीडिया का सहारा ले सकते हैं हम। मीडिया के द्वारा मीडियम को मतलब मीडिया को माध्यम बना के हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ तो मैं मीडिया के ज़रिए ही कर रही हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें जैसे करते हैं। अभी देखिए, फोर्थ हो गया रिसीवर, कि आपके पास से जा रही है कोई चीज़ और फिर क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति ग्रहण कर रहा है उसे। जैसे स्रोत द्वारा प्रेषित संदेश, विचार तथा भावों को जिस व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे प्राप्तिकर्ता का नाम दिया जाता है। संप्रेषण क्रिया में प्राप्तिकर्ता की भूमिका उतना ही महत्व रखती है जितना कि स्रोत या संप्रेषणकर्ता की। अगर प्राप्तिकर्ता किसी प्रेषित संदेश, विचार, भाव, अनुभवों या अनुभूतियों को ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है अथवा उसमें ग्रहण करने की पर्याप्त क्षमता या योग्यता नहीं है, तो संप्रेषणकर्ता तथा संप्रेषित सामग्री की गुणवत्ता उन्हीं तक रह जाती है। ये देखिए, बात कर लेते हैं इसकी। तो फर्स्ट क्या हुआ हमारे पास, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड क्या होगा, हमें सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें कैसे करना है। फिर जैसे यहाँ पे मीडिया का कर रहे हैं, जैसे कि देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, और इसके मेरे पास यहाँ पे सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, थोड़ा मटेरियल है, तो वो अगर मैं आपको पहुँचाना चाह रही हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक मीडियम चाहिए मुझे। तो मैंने जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो बीच में क्या हो गया, एक मीडियम हो गया यहाँ पर, और फिर सहायक कुछ बाधक तत्व हो गए, और फिर क्या हो गया,
आप इस चीज़ को मतलब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रिसीवर हो गए कि आप इस चीज़ को प्राप्त कर रहे हो, आप ये देख रहे हो। और इसके बाद क्या हो गया, अनु आफ्टर डेट ये अनुक्रिया सामग्री हो गई और संप्रेषण माध्यम, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट। अगर आप किसी और से शेयर कर रहे हो, यही चीज़ आप कहीं और शेयर कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। या फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो ये भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर मैंने आपसे शेयर किया तो ये कम्युनिकेशन हो गया, आपने किसी और से शेयर किया तो ये कम्युनिकेशन हो गया। तो यही सब चीज़ें हो जाएंगी। तो देखिए जैसे बाधक तत्व, मतलब बाधक तत्व जो होंगे यहाँ पे, सहायक बाधक तत्व, उसका मीन्स क्या होगा ये मैं आपको लोगों को क्लियर करना चाहूँगी। जैसे ये वीडियो में बनाई है मैंने, क्या होगा, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। एटलीस्ट जो भी से देखेगा फ़ायदा ही होगा। अगर उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, उन्हें कभी भी एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है, बट क्या होता है कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे कि जैसे अनलाइक कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हो जाता है कि बाधक तत्व, इसका मतलब हो जाएगा कि कम्युनिकेशन में बाधक तत्व जो बन रहे हैं उस तरह से। तो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये रीज़न लिया है। और देखिए, तो समझ तो लिया ही है रिस्पॉन्स मटेरियल, तो वो आप लोग देख लीजिए। और ये बाधक तत्व ये भी आप लोग देख लीजिए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये होते हैं दो टाइप के, वेर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वेर्बल कम्युनिकेशन। अब ये देखिए, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो या तो हम बोल के समझाएंगे या फिर हम लिख के समझाएंगे। मतलब जैसे टीचर कोई पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा, लिख के समझाएगा या फिर बोल के समझाएगा। तो कितने टाइप हो गए, देखिए फर्स्टली तो हो गए कम्युनिकेशन दो टाइप के, वेर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वेर्बल कम्युनिकेशन। फिर जो वेर्बल कम्युनिकेशन है उसके भी दो टाइप हो गए, ओरल एंड रिटन। अब ये देखिए, अगर कोई किसी को मतलब लिखित, अगर कोई लिख कर समझा रहा है, आप लोगों को कुछ लिख रहा है, तो वो या तो संकेत, मतलब अगर आपको संकेत करेगा कि ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। और या फिर वो क्या करेगा, अपने साउंड का यूज़ करेगा। तो हो सकता है वो क्या करे, आपको वाणी से मतलब साउंड सिंबल से समझाए जैसे भी। और या फिर बॉडी लैंग्वेज का यूज करेगा वो। तो ये सब चीज़ होगी। फिर सिम्बलिक कोड, मतलब कुछ सिम्बलिक ले लेगा, उसके अनुसार आपको समझाएगा। और या फिर मुख मुद्रा के फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा आपको समझाएगा। और नॉन वेर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो जाएगा कि आई टू आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये देखिए, अगर कोई टीचर है तो वो फर्स्टली क्या करेगा, जैसे शिक्षक है तो वो क्या करेगा, पहले तो कंटेंट बनाएगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है, निर्माण करेगा उसका, लिखेगा उसको। फिर क्या करेगा, प्रसारित करेगा। फिर क्या होगा, वहाँ पे एक मतलब मैसेज बन जाएगा। जब वो पूरा अपना तैयार कर लेगा तो वहाँ पे अगर वो बच्चों को ट्रांसमिट कर रहा है तो वो क्या होगा, एक मैसेज बन जाएगा, ठीक है। फिर करते हैं माध्यम बात, मीडियम क्या होगा, तो मीडियम होंगे छात्र, क्योंकि एक अगर एक टीचर है तो वो हमेशा छात्रों से ही को ही शेयर करेगा, मतलब जो जिन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है या जिस चीज़ का वो लेक्चर दे रहा है तो उसके छात्रों को ही। तो छात्र यहाँ पे क्या होंगे, अधिगम करता करता हो जाएंगे, मतलब। तो यहाँ पे छात्रों से हो रहा है। और फिर ये देखिए मैसेज बन गया। फिर क्या करेंगे, जो छात्र है वो क्या करेगा, पढ़ेगा या फिर व्याख्या करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, मतलब ये मैसेज आगे भी जा सकता है। तो मतलब फीडबैक तो कहाँ से आया था, टीचर से आया था। तो जो छात्र है वो तो मीडियम ही था, पर वो टीचर से ही आया। तो टीचर के द्वारा एक मैसेज दूसरे तक गया, फिर उसने क्या किया, दूसरे को भेजा। तो एक कम्युनिकेशन टाइप में हो गया। अब ये बात कर लेते हैं बैरियर क्या होते हैं कम्युनिकेशन में। तो भौतिक बाधाएं होती हैं, वातावरण, स्वास्थ्य, भौतिक असुविधाएं, शोर, ध्यान केंद्रित न हो पाना, ठीक है। जैसे आपको थोड़ी थोड़ी शोर यहाँ पे भी आ रहा होगा वीडियो में, अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या होता है, कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं। अब ये देखिए, तो देखिए भाषा की बाधाएं क्या होंगी, लैंग्वेज, जैसे कि कुछ चीज़ों को गलत पढ़ते हैं, मतलब हमें पढ़ना ठीक से आता नहीं, गलत चीज़ों को पढ़ रहे हैं इस तरह से, तो वो क्या होगा, लैंग्वेज बैरियर्स हो जाएंगे। तो
फिजिकल थर्ड पॉइंट है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, अरुचि, ध्यान न दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण तथा अपूर्ति जिज्ञासाएं। और बाकी आप देख लीजिए। फोर्थ पॉइंट है पृष्ठभूमि की बाधाएं, पूर्व अधिगम, सांस्कृतिक भेदभाव तथा पूर्व कार्य स्थिति तथा पूर्व कार्य का वातावरण। देखिए नेक्स्ट है ओवरकमिंग बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो ये आप देख लीजिए। फर्स्ट है संदेश इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि संदेश प्राप्त करने वाला उसे आसानी से समझ सके। सेकंड, संदेश में यदि किसी बिंदु पर विशेष बल देने की जरूरत हो तो आवश्यकता महसूस होने पर उसकी पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। एक साथ अनेक चैनलों का प्रयोग या आवश्यकता के अनुरूप एक के बाद दूसरे चैनलों का प्रयोग भी किया जा सकता है। बाकी ये सब आप देख लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अभी देखिए प्रभावी संप्रेषण की विशेषताएं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन देख लेते हैं। ये देखिए संप्रेषण का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और यह भेजने वाले तथा ग्रहण करने वाले को दोनों को साफ समझ में आना चाहिए। बाकी आप ये देख लीजिए अगर आप फाइल वगैरह बना रहे हो। देखिए संप्रेषण सूचनाएं परस्पर विरोधी नहीं होनी चाहिए। संप्रेषण में सूचनाओं के प्रवाह की मात्रा उपयुक्त तथा पर्याप्त होनी चाहिए। सूचना प्राप्त करने वालों की योग्यता क्षमताओं के अनुसार निर्धारित की जाती है। और कुछ ये चीज़ें हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने सोचा था हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे इसको, एक ही दिन में एक ही वीडियो में कवर करेंगे, बट काफ़ी शोर भी हो रहा है और आज का सेशन भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। सेकंड पार्ट में आईसीटी के बारे में ही पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको और लेक्चर या फाइलें वगैरह बनानी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। थैंक यू।